হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঝুমা দে। আবার চলে আসলাম আমার চ্যানেলে। তো আজ আমি তোমাদের সাথে কিছু ব্লগ শেয়ার করছি না, আজ আমি শেয়ার করব হলো আমার ভাই একটা ফিল্ম বানিয়েছে ওর টেকনিক দিয়ে। তো ওটা ওর চ্যানেলে পোস্ট করেছে, আমি ভাবলাম আমিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। ওর চ্যানেলে তোমরা ভালো করে দেখে নিও, আমার চ্যানেলে আমি অল্পটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। অনেক সুন্দর একটা ফিল্ম বানিয়েছে টাইটানিকের বিষয় নিয়ে, তোমরা দেখে নাও, বুঝতে পারবে। আর ওর চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, তোমরা দেখে নিও। नमस्कार दोस्तों, यह 10 अप्रैल 1912 की घटना है। आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज यह अपनी पहली यात्रा पर निकला था। यह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। सभी प्रकार के लोग सवार थे, प्रसिद्ध उद्योगपति और अभिनेता, साथ ही अप्रवासी भी, जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान 62 वर्षीय वरिष्ठ कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। यात्रियों, जनता और मीडिया में इस जहाज को लेकर काफी उत्साह था। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, लगभग 229 मीटर लंबा और 53 मीटर से अधिक ऊंचा इस जहाज पर मौजूद विलासिता विस्मयकारी थी। उन दिनों में जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी, जो कि अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज $400 मिलियन के बराबर है। जहाज के अंदर की सुविधाएं और सजावट किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ सकती है। स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 भव्य सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल, एक तुर्की स्नानघर, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, ए स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। इसके अलावा टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह की सुरक्षा सुविधाएं इस्तेमाल की गई थीं, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। यह इतना सुरक्षित था। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लोगों के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपनी पहली यात्रा पर निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बार आइस वार्निंग्स मिलनी शुरू हुई। अमेरिका पहुंचने के लिए टाइटैनिक जिस अटलांटिक महासागर को पार कर रहा था वह बर्फ से भरा हुआ था। वहां बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग्स थे जो इस जहाज के लिए खतरा थे। ये चेतावनियां कोई असामान्य बात नहीं है। महासागरों में चलने वाले जहाज अक्सर रेडियो के माध्यम से संचार करते हैं और आसपास के जहाजों को उनके आसपास बर्फ की उपस्थिति के बारे में संकेत देते हैं। टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन इसने अपनी गति कम नहीं की। यह 21.5 नॉट्स 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य की ओर यात्रा करता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को बर्फ की 7 और चेतावनियां थीं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर ने इन चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने टाइटैनिक की गति धीमी नहीं की। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज डूब गया और तापमान गिर गया। 14 अप्रैल की रात की उल्लेखनीय बात यह थी कि चांद दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात चांदनी नहीं थी और दृश्यता भी कम थी। जहाज पर एक क्रोज नेस्ट था, ऊंचाई पर एक छोटा मंच जिसे लुकआउट पॉइंट कहा जा सकता था। किसी को इसके ऊपर बैठाया जाता है ताकि वह जहाज के ट्रैक पर नजर रख सके और यातायात या बाधाओं के लिए देख सके। यहां बैठे व्यक्ति को ठंडी हवाएं आंखों में आंसू ला देती हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। रात के 11:29 बजे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी क्रोज नेस्ट के ऊपर था। अचानक उसने अपने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उसने जल्दी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे के लोग सतर्क हो जाएं। फिर उसने फोन उठाया। वह चिल्लाया कि उनके सामने एक आइसबर्ग है और जहाज को तुरंत मोड़ना चाहिए। पहले अधिकारी विलियम ने यह संदेश सुना और इंजन कक्ष को संकेत दिया कि जहाज को बाएं दिशा में मोड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी। बस 1 मिनट बाद रात 11:40 बजे जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। इसलिए इसने टाइटैनिक को भारी नुकसान पहुंचाया। टक्कर के कुछ सेकंड बाद जहाज के कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज यह देखने के लिए साइट पर पहुंचे कि प्रभाव के कारण जहाज को कितना नुकसान हुआ है।
जब उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जहाज डूब जाएगा। यह देखकर वे पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस जहाज को सुरक्षा सुविधाओं के कारण डूबने योग्य नहीं माना जाता था। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थीं, जिनके कारण यह विश्वास हुआ। सबसे पहले इस जहाज में एक डबल बॉटम हल था। जहाज के मेन बॉडी को हल कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है दो लेयर्स लगी हैं यहां। अगर नीचे से एक लेयर टूट जाए तो दूसरी लेयर बचा लगी। दूसरा जोक पूरी शिप के मेन बॉडी है। जो हॉल है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी में भर गए तो जहाज तैरती रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट पड़ा था एक्चुअली मेन शिप के साइड में हुआ। डबल बॉटम हॉल बेकार साबित हुआ। 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स टूट गए। उन सभी में पानी भर गया। लिमिट 4 ताकी थी। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भराने का मतलब था कि जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टक्कर के 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को रेडियो पर संकट संदेश भेजने का आदेश दिया। आसपास के जहाज शायद इसे पहचान लेंगे और उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने शुरू किए। कोई रिस्पॉन्स नहीं हुई। उन्होंने दूसरा भेजा और फिर दूसरा। वहां कोई तो होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 बजे आरएमएस कारपेथिया नामक एक जहाज था जो टाइटैनिक के पास मौजूद था। उसने सिग्नल को पहचान लिया। उन्होंने रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक के और हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम यह थी कि इतनी पास होने के बावजूद यह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपनी टॉप स्पीड से टाइटैनिक की ओर बढ़ता तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। क्या टाइटैनिक जहाज 3.5 घंटे तक रुका रह सकता था? बाकी क्रू मेंबर्स के सदस्यों ने आकाश में फ्लेयर्स और रॉकेट जलाए, इस उम्मीद में कि पास में मौजूद कोई जहाज उन्हें देख लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी अन्य जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। इस बीच कैप्टन स्मिथ ने जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स का उपयोग करके पैसेंजर्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जहां तक जहाज पर पैसेंजर्स का सवाल है, वे इतने डरे हुए नहीं थे। ज्यादातर पैसेंजर्स का मानना था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वह बार बार यही कह रही थी, हाँ हम टकरा गए थे आइसबर्ग से लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट्स नीचे उतारे गए उसमें 65 लोगों के कैपेसिटी थी, लेकिन 28 लोग उस लाइफ बोट्स पर गए। आधी लाइफ बोट्स खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज झुकने लगा। धीरे धीरे यात्रियों को एहसास हुआ कि जहाज सचमुच डूब सकता है। जब यह एहसास हुआ तो अफरा तफरी मच गई और लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक आगे के कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया था। इसकी वजह से टाइटैनिक का पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ गया और पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। लाइफ बोट में बैठने के लिए प्रॉब्लम यह थी कि जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थीं, जिनमें लगभग 1200 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर 2200 की करीब लोग थे। रात के 2-5 मिनट आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से नीचे उतारी गई, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस अफरा तफरी में कुछ लोगों ने लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को मान लिया और जहाज में ही रुक गए। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 में जहाज 2 हिस्सों में टूट गए और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगी। कभी ना डूबने वाले इस जहाज को डूबने में जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे, या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पानी में गिरोगे तो कुछ मिनट के अंदर
ठंड की वजह से मौत हो जाए। टाइटैनिक की जो रेकिज थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा की समय लग गया। सिर्फ सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेड और फ्रेंच ओशनोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के अंदर ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर्स यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रेकिज पाए गए। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर्स दूर थे। आज के दिन, इतने सालों बाद, जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई थे, एनवायरनमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है साल 2030 तक इस शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है। তোমরা দেখতেই পেরেছো, অল্প একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো তোমাদের যদি ভালো লেগেছে তোমরা গিয়ে ওর চ্যানেলে দেখে নাও, তো বুঝতে পারবে পুরো স্টোরিটা। তো আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।